हेलो जी, गुड मॉर्निंग 10th वाले बच्चों। बढ़िया, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, विच इज क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप, देखो हम भारत में रह रहे हैं लेकिन हम यूरोप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड पड़ गई ऐसी, क्यों जरूरी है। तो देखो यूरोप क्या है, ये कंट्री, ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर कहीं पे क्या है, ये पूरा यूरोप है। क्या है जी, यूरोप है। यूरोप के अंदर हमने पढ़ा था क्लास 9 में, हमने एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर, विच वाज फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें क्या था कि फ्रांस में लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने राजा के अगेंस्ट विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें राजा नहीं चाहिए, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, ठीक है। तो वहीं से चिंगारी चारों तरफ लग गई, चारों तरफ लग गई चिंगारी, इटली में, जर्मनी में, हर जगह पे कि भाई हमें, हमारे को भी आजाद होना है, हमारे को भी समानता, संप्रभुता, मतलब जितनी भी सारे राइट्स है हमारे को भी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यूरोप को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब चैप्टर की अगर बात करें, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप समझ में आ गया, यूरोप क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है जी, राष्ट्रवाद होता है देश के लिए प्रेम, कह सकते हो उसमें, देश के लिए प्रेम की भावना। अब ये कहीं से खरीदी जाती है क्या, अब ये कहीं से खरीदी जाती है क्या, प्रेम की भावना। तो प्रेम की भावना क्या है, अब सपोज क्या करना है इसमें, जैसे 2018 में क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, इतने सारे लोग मारे गए थे, मतलब जो हमारे आर्मी थे, सोल्जर्स थे, वो इतने, मतलब 40 बंदे के आसपास है ना। हाँ, तो क्या हुआ था कि पूरे देश ने क्या किया था, उस दिन ब्लैक डे मनाया, और अभी भी मनाते हैं, अभी भी मतलब बोलते हैं उस चीज को, स्टेटस लगाते हैं स्टेटस पे। तो क्या कहा कि भाई जो मतलब पूरे देश ने उस चीज का शोक मनाया, दुख हुआ सबको कि भाई इतना मतलब बुरा हुआ, इतने सारे लोग एक बार भी चले गए, गलत हुआ उनके साथ में, मतलब उनकी क्या गलती थी उसके अंदर। तो वो सब क्या था, वो एक क्या था, देश के लिए हमारा प्रेम था, राष्ट्र भावना थी, ठीक है। अब क्रिकेट मैच में अभी हमारा इंडिया जीत के आया दुबई में, ठीक है, सबने क्या बम पटाखे फोड़े, सब खुश हुए, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, राष्ट्र की भावना, कि हमारा जो पूरा भारत है, वो पूरा भारत देश हमारा है, हम उसके क्या है, हम उसके नागरिक है, और इसीलिए बस तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारी क्या है, राष्ट्र के लिए प्रेम या फिर राष्ट्रवाद है। अब जैसे अगर बात करें कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में रह रहे हैं, राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, अकाल पड़ा हुआ है, या फिर कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया, या फिर जो हमारा केरल साइड है, इधर क्या हो गया, इधर बाढ़ आ गई, तो क्या हम कहेंगे कि हमें क्या मतलब है, भाई केरल वाले जाने, कश्मीर वाले जाने, राजस्थान वाले जाने, हमें क्या मतलब है इन सबसे, तो क्या होगा, लेकिन दुख तो हमें भी होगा ना। तो क्या करेगी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, और वहाँ पे खाने पीने की चीज पहुंचाई जाएगी, रेस्क्यू के लिए, मतलब हर चीज के लिए उनको हम सपोर्ट करेंगे सब लोग। तो क्यों, क्योंकि राष्ट्रवाद, यानी कि हमारा जो है देश के लिए ही क्या है, प्रेम है। समझ में आया। चलो, राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में कैसे हुआ, यूरोप में कैसे हुआ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया इतना। चलो जी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखो, फ्रेडरिक सोर्यू, नाम याद रखना, फ्रेडरिक सोर्यू नाम का एक बंदा, ठीक है। तो उसने क्या किया यूरोप में, उसने एक इमेजिन, जैसे कि हमने लास्ट बार पढ़ा था एक पालमपुर विलेज की स्टोरी, ठीक है, उसमें क्या था, सब कुछ उसमें इमेजिनेशन था, एक गांव था, उसमें क्या था, उसमें बिजली थी या नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो इसने भी क्या किया, इसने एक इमेजिन किया कि भाई ऐसा 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 होगा, मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए, जब हमारे सारे देश क्या हो जाएंगे, कुछ देश आजाद हो जाएंगे, कुछ देश आजाद नहीं होंगे। एनसीईआरटी में वो एक पिक्चर है, उसको लेकिन बाद में दिखाएंगे, ऊपर से भगवान जी आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं उनको, तो उसको क्या मतलब है उसका, ठीक है, उसको हम सबसे लास्ट में, जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे, सबसे लास्ट में जब वो आएगा तब वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो फ्रेडरिक सोर्यू क्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक से बनी हुई दुनिया का उनका सपना और सामाजिक गणराज्य है कि भाई राजतंत्र खत्म होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब जितनी भी कंट्रीज है सारी सारी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस तरह से अगर हम बात करें, जैसे कि हम कहते हैं भारत माता की जय, और भारत माता की उन्होंने
किसने बनाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब एक इमेजिनरी पिक्चर ही बनाई है जिसमें भारत माता झंडा लेके खड़ी है, उनके साथ में शेर खड़ा है। शेर खड़ा है क्या? शायद से शेर भी खड़ा है, ठीक है। वो किसका शेर नहीं है, शायद चीता है। वो किसका प्रतीक है कि वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। शायद आदमी कमल ले रखा हुआ है, वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय फूल है। और एक झंडा ले रखा है, वो क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। तो वो सब चीजें लेके खड़ी है, बड़ी अच्छी सुंदर सी भारत माता खड़ी है। तो वो क्या है, क्या रियल में है? भारत माता को पकड़ के लेके आओ, चलो जी उसके पैर छुएंगे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, सब इमेजिनरी। तो क्या करते हैं, हमेशा फीमेल जो होती है, फीमेल से ही हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इन सब चीजों को। समझ में आया? जैसे लिबर्टी ऑफ यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, वो ऐसे खड़ी है तो भी फीमेल है। समझ में आया? समझ में आया? तो उस पिक्चर्स में वही सब कुछ है, जब लास्ट में आएंगे तब बता देंगे तुमको उसके बारे में। चलो जी, फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें क्या था, एक राजा था लुई 16वां, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, उसने शादी कर ली थी मैरी एंटोनियट से। फिर क्या हुआ, जैकोबिन क्लब बना तो उसके लोगों ने उसको क्या कहा कि ये दोषी है, ये इसने अपने देश के साथ में क्या किया, गद्दारी की है, दैट्स व्हाई उसको क्या कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। हाँ, फिर लॉ कॉनकॉर्ड में, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उन्होंने कई सारी अलग अलग संस्थाएं बनाई, डायरेक्टरी बनाई, अलग अलग चीजें बनाई उन्होंने वहाँ पे। और उसके बाद में लास्ट में फिर से क्या हो गया, बोनापार्ट जी आ गए, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने क्या किया, फिर से वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया 1804 में, ठीक है, 1804। समझ में आया? चलो जी, तो 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से कहाँ पे हो गया, प्रजातांत्रिक में हो गया। मतलब 1789 से पहले कौन था, लुई 16वां था वहां का राजा, ठीक है, जो बहुत छोटी उम्र का मतलब राजा था। तो इस उसमें हमने जब वहां पे राजतंत्र से कन्वर्ट हो गया प्रजातांत्रिक में, तो क्या क्या हुआ, संप्रभुता, सामूहिक पहचान विकसित कैसे करें, ठीक है, और यूरोप की कष्ट से मुक्त कैसे हो, और जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। ये बहुत सारी वहां पे क्या हुई, ये सब चीजें हुई। अब देखो संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब बताओ। संप्रभुता का मतलब यहाँ पे है कि देखो जी, जो ये देश है, अब ये फ्रांस देश जो है, अभी हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति कि जो ये देश है फ्रांस, ये हमारा देश है और इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ हमारे को होना चाहिए और किसी को नहीं। मतलब कोई बाहर से आ रहा है, भारत से आ रहा है, ठीक है, मैं तुम्हारे देश का फैसला करूंगा, बताओ क्या चल रहा है, तो ये सब नहीं होगा। हम अपने देश में रहते हैं तो हमारे ही फैसले हमारे देश के लिए होने चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, क्या है, सामूहिक पहचान, यानी कि हम सब क्या हैं, हम सब एक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यूरोप की निरंकुशता से यूरोप को निरंकुशता से मुक्त करें। मतलब निरंकुशता क्या, जिसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो। और कौन था निरंकुश? निरंकुश तो राजा था, ठीक है, निरंकुश क्या था, राजा था। तो क्या किया राजा, निरंकुश राजा था, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि राजा की मनमानी नहीं चलेगी, राजा की मनमानी नहीं चलेगी। तो ये क्या था कि यूरोप को निरंकुशता से मुक्त करें। और जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी, जो मतलब धारीदार कपड़े पहनते थे वो लोग, अब अलग दिखने के लिए, और उन लोगों ने क्या किया। और जैकोबिन क्लब में एक था, कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर नाम का इनका एक लीडर था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसने क्या किया, उसने गिलोटिन नाम की एक मशीन बनवाई, जिससे उसने 1 साल के अंदर ही 30,000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। और बाद में उनको भी वही सजा मिली। वही कहते हैं कि जैसा कोई बोएगा वैसा काटेगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज लिख लो इसको। हाँ जी, अगर बात करें राष्ट्रीय भावना की रचना, तो राष्ट्रीय भावना की रचना की बात करें तो क्या किया, क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। मतलब कि देखो, राजतंत्र से गणराज्य तक जाने के लिए, अब या फिर हम बात करें नेपोलियन बोनापार्ट की, तो उन्होंने मतलब कई सारी चीजें करी, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनकी कि क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना, मतलब कि हम सब एक है, तो कैसे की, क्या क्या उन्होंने कदम उठाए। एक क्वेश्चन भी बनता है इसके लिए कि फ्रांस में, लिख लो क्वेश्चन,
कि फ्रांस में राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए लोगों ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, लोगों ने क्या क्या कदम उठाए। ये क्वेश्चन का इस तरीके से आ सकता है। बस तुम याद रखना कि राष्ट्र की भावना की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्र की भावना की बात जहाँ पे हो रही है, कदम उठाने की बात हो रही है, या फिर क्या क्या निर्णय लिए, कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना इसको। ठीक है, अच्छा तो क्या क्या किया। एक पितृभूमि और उसके नागरिकों, पितृभूमि को क्या बोला गया, ला पैट्री, और नागरिकों को बोला गया ले सितोन। जैसे कि वहां पे क्या हो रहा था, सितोन और सितोइन बोला जा रहा था मैडम को, मतलब जिसको हम मैडम बोल रहे थे उसको सितोइन बोल रहे हैं, और जिसको हम मोंजू बोल रहे थे उसको हम सितोइन बोल रहे थे। किसमें, फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9 में। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो पितृभूमि है उसको ला पैट्री कहेंगे और जो नागरिक है उसको सितोइन कहेंगे। समझ में आया। और क्या रोल निभाया भाई, फ्रांसीसी झंडा। कौन कौन सा कलर था, एक व्हाइट, ब्लू, व्हाइट, ब्लू और रेड। ठीक है, फ्लैग। जो जैसे हमें लगता है कि हमारे देश का जो, हमारी कंट्री का जो क्या है, फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, तो क्या करते हैं, अब बड़ा दिल सीना चौड़ा हो जाता है भाई इंसान का। ठीक है, बहुत अच्छा महसूस होता है हमें, तो बहुत बड़ा रोल होता है। देखो तुम जहाँ भी तुम्हें लगेगा, तो जहाँ जिसको भी तुम पढ़ोगे आगे फर्दर क्लासेस में, या तुमने अब तक पढ़ा है, तुमने देखा है, सोचा है, तो क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले क्या कुछ क्रांतिकारी उठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, झंडा होता है उनका एक प्रतीक। जैसे कि आम आदमी पार्टी की क्या होती है, टोपी होती है। ठीक है, और जो बीजेपी वाले होते हैं वो गमछा डाल के घूमते हैं, कमल 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 वाला। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे भी झंडा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी कंट्री जब कोई प्रोटेस्ट कर रही होती है किसी के अगेंस्ट। जैसे कि हमने प्रोटेस्ट किया, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो वैसे ही वहां पे भी था। ओके, चलो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो। ओके, स्टेट टेरिटोरियल को सक्रिय नागरिक, हम पढ़ के आए हैं सक्रिय नागरिक क्या होता है। अच्छा, पहले केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि उन्होंने सेट किया, क्या सेट किया कि हम फ्रांस के अंदर रह रहे हैं, वही दोबारा कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे और वो हमारे लिए अच्छे काम करेगा। हम भाई बाहर का कोई भी आके हमारे को अकल नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, चलो स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिक को द्वारा चुना गया। सक्रिय नागरिक कौन थे, 25 वर्ष जो अपनी सैलरी का, जो अपने वेतन का 3 दिन का वेतन, का 3 दिन का वेतन ऐसा टैक्स पे करते थे, जिनकी उम्र 25 प्लस होती थी, और जो शिक्षित होते थे। क्या होते थे भाई, जो शिक्षित यानी कि एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो ही क्या कर सकते थे, वही वोट डाल सकते थे और वोट डाल के चुन सकते थे, और वही क्या थे, सक्रिय नागरिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया, बट भाषा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब वही कल वाली बात कि अगर मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ, मैं भाई मुझे हिंदी अच्छे से आती है, और मैं चली जाऊँ कश्मीर में, या मैं चली जाऊँ असम में वही वो क्या बोलते हैं मुझे कैसे समझ में आएगा। या फिर मैं चली जाऊँ यहाँ पे क्या बोलते हैं, केरल में चली जाऊँ, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, केरल में मलयालम बोलते हैं, वहाँ चले जाऊँ, मैं उनको देखूंगी ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली का कोई वहाँ पे मिल जाए तो कितना कुछ होता है, अरे भाई तू भी दिल्ली से है, हाँ ठीक है, तू कहाँ से है, मैं पीतमपुरा से हूँ, और तू कहाँ से है, मैं शालीमार बाग से हूँ, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो भी एक फाउंडेशन बनता है उससे भी। तो भाषा का भी बहुत अहम रोल होता है इस चीज में। ठीक है, राष्ट्रीय गीत जब जनगणमन अधिनायक जय है हम गाते हैं तो कितने अच्छे, मतलब इतना अच्छा लगता है, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम हिलते भी नहीं है उसको गाते हुए, और हमारे अंदर क्या होता है, एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर भार और मापन की एक पद्धति। अब देखो भार और मापन की अगर बात करें तो ये होता है हमारा 1 kg वेट इतना होता है। बच्चे सपोज कि
फ्रांस की, अगर छोड़ो फ्रांस को, फ्रांस में तो कहीं कहीं अलग अलग मतलब सिटीज से, अलग अलग स्टेट से मिलकर बना होगा। तो अगर हम भारत की बात करें कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा है भाई, हमारा 1 किलो का जो नापने के लिए होता है बाट बोलते हैं, बाट, कि 1 किलो का बाट इतना बड़ा है। और अगर हम चले जाए राजस्थान में तो वो 1 किलो का बाट इतना सा है। अगर हम चला जाए तो उत्तर प्रदेश में तो वो 1 किलो का बाट इतना सा है। तो ये तो गलत है, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, कभी कभी सभी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब सोने को तोल लो, राजस्थान में बोलेंगे तो इतना मिलेगा, यूपी में जाएंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भार और मापन की पद्धति हो गई वो एक हो गई, मतलब क्या हो गया, एक प्रॉपर सिस्टम हो गया वहां पे। ठीक है, समझ में आया। और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें ये लिखना है। ठीक है, चलो हाँ जी, नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में क्या हुआ था, फ्रांस में एंटर हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने बागडोर संभाल ली थी, किसकी, राजनीति शक्ति प्राप्त कर ली थी उन्होंने, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर लिया था 1799 में। फिर 1804 से 1815 तक उन्होंने क्या किया, रूल किया। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट। तो उन्होंने कई सारी चीजें की, अच्छी भी करी। तो कुछ अगर उनके अच्छे विचार हैं तो अच्छे विचार तो भाई ये हैं, लेकिन सब कुछ तो अच्छा नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, तो कुछ बुरी चीजें भी होती है, कुछ जो उन्होंने बुरे काम किए, मतलब जो समझ में हमें नहीं आते। ठीक है, बुरे काम, जैसे सपोज क्या होगा, औरतों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, टैक्स बढ़ाया, और तीसरा जबरदस्ती में। हाँ, सेना में लेकिन क्या था, टैक्स बढ़ा दिया था भाई उसने। औरतों को कोई अधिकार नहीं था। जबरन भर्ती कर दी, तुम्हारी मर्जी है नहीं है, भर्ती हो जाओ, सीधे सीधे चुपचाप भर्ती हो जाओ बस। ठीक है, हम अपनी कंट्री के लिए युद्ध करो, लड़ाई करो। चलो जी, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त हो गए थे कि भाई मैं राजा का लड़का हूँ, भाई तू कोई भी है, आम नागरिक की तरह ही है तू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नागरिकों को समान हैसियत, सबको एक समान हैसियत मिली भाई, सबके लिए कानून वगैरह सब एक जैसे, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर कोई रिक्शा चलाने वाला बंदा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, संपत्ति के अधिकार को क्या हुआ, संपत्ति मतलब जमीन जायदाद, कि भाई इस जमीन पे अभी हम खेती कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद में कोई जमींदार आएगा हमारे से हमारी जमीन को छीन लेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि उसको पुख्ता कर दिया कि अब कोई तुमसे तुम्हारी जमीन को नहीं छीन सकता, भाई तुम्हारी रहेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यातायात और संचार। देखो भाई, कोई किसी भी तरह का व्यापार करेगा तो व्यापार के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए भाई, यहाँ से वहां तक माल कैसे जाएगा, और कम्युनिकेशन की बात कैसे होगी, तो संचार और यातायात के उन्होंने अच्छे इंतजाम किए। ठीक है, सामंती व्यवस्था, सामंती मतलब जो सामंत वगैरह होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, या फिर और होते थे, मतलब कि मैं सामंत हूँ, मैं तो दरोगा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं राजा के जमाने का जेलर हूँ। ठीक है, राजा के जमाने का क्या हूँ भाई, सामंत हूँ, और तुम्हें से काम करवाएगा भाई, अगर 500 रुपये चाहिए तो दिहाड़ी मजदूरी तुझे करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था कि सामंत है कोई भी है भाई, सब एक जैसे हैं। तो क्या कर दिया, सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। ठीक है जी, दास्ता मतलब दास प्लस ता, जैसे कि गरीबी। ठीक है, वैसे दास्ता मतलब बंधुआ मजदूरी, कि भाई मैंने तुम्हें खरीदा, तुम मेरा दास हो, जब जैसे मैं चाहूंगा वैसे तुम काम करोगे, और मैं जितना मैं तुम्हें चाहूंगा, खाने को दो ना दो मेरी मर्जी है, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो ये सब वहाँ पे खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, एक समान जागीर को खत्म कर दिया कि कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, यहाँ पे सब एक जैसे हैं। एक समान कानून और मानक मापन पद्धति, मैंने बताया कि 1 किलो का बाट इतना बड़ा, तो वो सब क्या कर दिया कि सब जगह 1 किलो इतना ही होगा। ठीक है, चाहे तुम बैंगन ले लो, गोभी ले लो, सोना ले लो, कुछ भी ले लो, 1 किलो का मतलब है 1 किलो से ना तो कम और ना तो ज्यादा। ठीक है, चलो हाँ जी, क्या दिक्कत है, क्यों। नेक्स्ट करते हैं हम, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हमें पता चल गया कि फ्रांस में, अभी तो हम सिर्फ फ्रांस की बात करते हैं, अब हम पूरा यूरोप की बात कर रहे हैं जहाँ पे फ्रांस भी आता है। ठीक है,
तो क्या थे वहां पे? पुराने वर्ग के लोग थे। पुराने वर्ग के लोग कौन थे? पुराने वर्ग के लोग वो थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, जो राजा को सपोर्ट करते थे, राजा को सपोर्ट करने वाले। ठीक है, उनको क्या बोला गया? शिष्ट जन बोला गया। तो ये क्या थे? अमीर थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नए वर्ग के लोग। नए वर्ग के लोग मतलब जो राजा को सपोर्ट नहीं करते थे, वो कहते थे कि हमें राजा नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक देश चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। तो ये क्या थे? ये गरीब लोग थे, गरीब वर्ग थे। तो ऑब्वियसली क्या होंगे? गरीब होंगे कि नहीं होंगे? तो बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ पे? अमीर वर्सेस गरीब में हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ? यूरोप के समाज में क्या हुआ भाई? देखो, यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। क्या हुआ? यूरोप के समाज में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आई। मतलब क्या हुआ कि नई मशीनें बनने लगी, बड़ी बड़ी मशीनें बड़ी मशीनें बनने लगी, मतलब ठीक है, नई मशीनें आ गई। मध्यम वर्ग कहाँ से आया? बड़ी मशीनें आ गई तो क्या हो गया? व्यापार ज्यादा हो गया। व्यापार ज्यादा हो गया तो पैसा ज्यादा हो गया। पैसा ज्यादा हो गया तो जो लोग थे वो भी अपने बच्चों को क्या करने लगे? पढ़ाई में ध्यान देने लगे। पढ़ने लगे तो क्या करने लगे? सवाल करने लगे। सवाल करने लगे तो क्या हुआ? सवाल करने पे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मैंने तो ये चैप्टर में जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे तो भी मैंने कराया था कि मध्यम वर्ग कैसे आया। ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग आया। ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, ये कहते थे कि भगवान ने भेजा है हमारे को, राजा हमारे लिए राजा को भगवान ने भेजा है, और राजा ही हमारा क्या है? भगवान है, वही हमारा अच्छा करेगा, जो भी कर रहा है मतलब हमारे लिए अच्छा कर रहा है। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि हम राजा के हिसाब से क्यों चले भाई, जब हम काम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये था। ठीक है, तो क्या हुआ? मध्यम वर्ग कहते थे कि हमें समानता चाहिए, कि भाई सब समान हो, किसी के साथ में कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का ना हो। ठीक है, भेदभाव कैसा? जैसे कि वहां पे फ्रांस में हो रहा था। क्या हो रहा था कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के 300 लोग आएंगे, और जो तृतीय वर्ग है उसके 600 लोग आएंगे। लेकिन क्या होगा? स्टेट के हिसाब से वोट होगी, मतलब इनकी 2 वोट उसकी 1 वोट। ठीक है, तो समान होना चाहिए। अगर टैक्स दे रहे तो सब तो भाई हमने जगह थोड़ी ना रखा टैक्स देने का, तो समानता। और उन्होंने कहा कि देखो हमें समानता चाहिए, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया उदारवाद का उदय। उदारवाद का उदय हुआ। उदारवाद मतलब क्या? उदारवादी। उदारवादी उदारवादी कौन थे? उदारवादी कौन थे भाई? नए वर्ग के लोग। कौन थे? नए वर्ग के लोग क्या थे? उदारवादी। उदारवादी उनको कहा गया यहाँ पे जो स्वतंत्रता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजा को नहीं चाहते, उनको क्या चाहिए? उनको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। ओके, इसको पहले 2 लोग होते थे, अमीर गरीब। अब कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन? अमीर गरीब और मध्यम वर्ग। अब 3 तरह के लोग हो गए। कौन कौन हो गए? अमीर हो गए, रिच, गरीब हो गए, और कौन हो गए? मध्यम वर्ग के लोग हो गए। अब 3 तरह के लोग हो गए। ठीक है, चलो जी, पंखा तो बंद करवा दो। भाई पंखा बंद कर। चलवा लो वैसे। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें उदारवाद। उदारवाद कौन थे? उदारवाद थे नई सोच वाले लोग, जो क्या चाहते थे? जो आजादी। नई सोच वाले लोग थे जो क्या चाहते थे? आजादी, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे। फ्रीडम। ठीक है, तो कैसी चाहते थे? 2 तरह की, एक राजनीतिक और दूसरी आर्थिक। 2 तरह की स्वतंत्रता चाहते थे वो लोग। ठीक है, क्या राजनीतिक में अगर बात करें कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सब व्यक्ति क्या हो अपनी मर्जी से जिए। ठीक है, कानून से पहले समानता, कि सब समान है हम यहाँ पे, और सहमति सरकार की। जब सरकार बनेगी तो सब वोट डालेंगे, तब सरकार बनेगी। ये नहीं कि तुम किसी को भी एक पर्टिकुलर इंसान वोट डाके हाँ जी चलो जी ये बन गई हमारी सरकार, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आर्थिक की अगर बात करें तो इसमें क्या था? बाजार की स्वतंत्रता, कि हम देखो अब वो
हम हमारी जो है, हम क्या कर रहे हैं, हम शर्ट बना रहे हैं 100 और वो कह रहे हैं नहीं 100 नहीं बनाओगे, तुम सिर्फ 10 बनाओगे। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 बनाओ, जबकि हम कितनी बना सकते हैं, हम 100 बना सकते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि राज्य प्रतिबंध बंद होना चाहिए, मतलब राज्य प्रतिबंध बंद हो, मतलब जो प्रतिबंध लगा रखा है हमारे ऊपर, हम चाहे जितने मर्जी काम करें, भाई एक इंसान की कैपेबिलिटी ज्यादा काम करने की और करा नहीं तो इतनी काम करेगा, बस इतनी ही चीज बेचेगा अपनी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो